नमस्कार, एसएन ऑडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम जल्द ही मिलेंगे कहानी के साथ जिसका शीर्षक होगा लंदन की रात। तो हम आ गए हैं उस कहानी के साथ जो कि निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को जिसका शीर्षक है लंदन की एक रात। मैं दूसरी बार वहां गया था। पहली रात देर से पहुंचा था। जाने से पहले ही सारा काम बढ़ चुका था। मैं फिर भी अनिश्चित सा गेट के बाहर खड़ा था। सोच रहा था शायद आखिरी क्षण उन्हें किसी आदमी की जरूरत पड़ेगी और वे मुझे बुला लेंगे। देर तक धड़धड़ाती मशीनों के भीतर सोडे की बोतलों का स्वर सुनाई दे रहा था। हम में से जिसे वहाँ काम मिल गया था वे जल्दी जल्दी अपने सूट उतार कर काम के कपड़े पहन रहे थे। बाहर दलान में बोतलें थी, फीकी चांदनी में चमकती हुई, एक के ऊपर दूसरी सिलसिलेवार फैक्ट्री की दीवार से फटी हुई। दूसरे से देखने पर लगता था जैसे कांच के किसी लंबे टीले पर बहुत सी बिल्लियां एक दूसरे को गला पकड़े बैठी हों। मैं खड़ा रहा। फिर कुछ देर बाद एक अंग्रेज सज्जन मेरे पास आए। तुम अभी तक खड़े हो? मैंने कहा। आज कुछ भी नहीं है। उसने अपने हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। नहीं, मैं सिर्फ देख रहा था। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने कंधे से अलग कर दिया। कल 15 मिनट पहले आ जाना। अगर कुछ लोग कल नहीं आए तो तुम्हें ले लिया जाएगा। गुड नाइट। और वह चला गया। यह दूसरी रात थी। ट्यूब स्टेशन की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो देखा कल की चांदनी आज पूरी तरह निखर कर फैली है। दूर मिली है चिमनियों के बीच लंदन का धूमिल आकाश सिमट आया है। मुझे दोबारा रास्ता टटोलना पड़ा। मैं उन सड़कों पर दोबारा चलने लगा दिन पर कल चला था और जो अब परिचित थी, किंतु चांदनी में अजीब सी अजानी दिखाई दे रही थी। किंतु नॉर्थ एक्शन से जरा आगे चलकर मेरे पांव खुद ब खुद ठिठक गए। सोचा था आज मैं जल्दी आ गया हूँ और गेट पर मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, किंतु मेरा अनुमान सही नहीं था। वहाँ पहले से ही 20-25 बेरोजगार युवक की भीड़ जमा थी। अंग्रेज लड़के, कुछ छात्र जो देखने में बर्मी जान पड़ते थे, दक्षिण अफ्रीकी और वेस्ट इंडीज के निग्रो, सब अलग अलग गुच्छों में थे। सबकी आंखें गेट पर टिकी हुई थी। कुछ के चेहरे जाने पहचाने लगते थे। उन्हें शायद कल रात देखा था। उन सब की आंखें मुझ पर उठाई, खामोश और तनी हुई। मुझे लगा जैसे उस खामोशी में एक अजीब सा भय उभर आया है मेरे प्रति, उतना ही जितना उस अज्ञात नियति के प्रति जिसका निर्णय अगले चंद लम्हों में होने वाला था। मैं भी उनके संग एक कोने में खड़ा रहा, उनसे डरता हुआ फिर भी उनसे बंधा हुआ। 8:45 के करीब मैनेजर हमारे पास आए। मुझे तनिक निराशा हुई। वे कल वाले सज्जन नहीं थे जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। उनके हाथ में कागज का एक पुर्जा था। अब हम उनके पास खिसक आए, चिड़ियाघर के उन मूक निरीह जंतुओं की भांति जो कुछ भी पाने की लालच में यंत्र चालित गति में सिंखिच्चों के पास घसीटते आते हैं। एक क्षण के लिए उन्होंने हमें देखा। हमारे खुले, नंगे, भावहीन चेहरे उन्हें अजीब सा भयावह लगे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें जल्दी ही कागज पर झुका ली और तेजी से एक के बाद एक नाम पढ़ने लगे। वे सब लोग छांट लिए गए जिन्होंने पिछली रात काम किया था। उनके अलावा सिर्फ 3 और लड़कों को चुना गया। 2 लावारिस से दिखने वाले अंग्रेज युवक और एक दक्षिण अफ्रीका का विद्यार्थी जो सबसे आगे खड़ा था और बार बार झुककर मैनेजर के कानों में कुछ फुसफुसा देता था। आज इतना ही। उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण भाव से हमारी ओर देखा। आप लोग कल आइए, शायद कुछ आदमियों की जरूरत पड़ेगी। भीड़ में से 3-4 युवकों ने आगे बढ़कर उनसे बहस करने की कोशिश की, किंतु उन्होंने बहुत असहाय भाव से अपने हाथ हिला दिए और मुस्कुराती आंखों से हमारी ओर देखते हुए भीतर चले गए। हमारी प्रतीक्षा का अंत आ पहुंचा है। इससे जानते हुए भी हम में से कोई उस पर विश्वास नहीं कर सका। मैनेजर के जाने के बाद भी हम में से कोई अपनी जगह से हिला नहीं।
लगता था जैसे पिछले 3 मिनटों में जो कुछ भी घटा बढ़ा हो वह अभी अपूर्ण है, एक ऐसा अवास्तविक तथ्य जिसका शायद हम में से कोई वास्ता नहीं। अभी कुछ ऐसा है जो बाकी है, जो प्रतीक्षा के बाद भी अपने दरवाजे खुले रखता है। हम में से बहुत से ऐसे थे जो ट्यूब में 3 या 4 शीलिंग का टिकट लेकर लंदन के सुदूर कोने से यहाँ आए थे। हम सबके हाथों में एक एक थैला था जिसमें हमने रात की ड्यूटी के कपड़े और खाने का सामान बांध रखा था। हम में से किसी के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि हमें अगली ट्यूब से वापस लौट जाना होगा। पाइप से निकलती गुनगुना पानी, चांदी के झिलमिलाते कीचड़ के गड़े, यहाँ तक कि नाली में पड़ी एक खाली बोतल हमें काफ़ी अप्रासंगिक और बेतुके से जान पड़े। हम शायद यह भी भूल गए कि हम यहाँ किस लिए आए थे। चंद लम्हों पहले जो नौकरी ना मिलने का दुख था, अब वह सिर्फ एक बेडौल विकृत बोझ सा हमारी टांगों के इर्द गिर्द लिपट गया था, जिसे हमें दोबारा घर तक घसीट के ले जाना होगा। उस क्षण भूख और निराशा के बावजूद हमारे मन में कहीं भी कोई खीज या कटुता नहीं थी, किंतु कुछ लम्हों के लिए सहसा वह मायावी क्षण टूट गया। हम फिर वापस अपने अपने में लौट आए। एक लंबी बोझिल सी सांस उस अदृश्य बेडौल भीड़ के ऊपर उठी और चंद अश्लील अनर्गल गालियों में खो गई। एक दूसरे की देह की गंध जिससे हम पास पास खड़े सूंघ सकते थे, गालियों के बावजूद अपना सकते थे, अब अलग अलग रास्तों पर छितरने लगी। केवल हम 3 व्यक्ति अब भी आहतों के भीतर अनिश्चित सी मुद्रा में खड़े रहे। मेरे पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। ब्लडी बास्टर्ड, पहले व्यक्ति ने कुछ दबे कुछ भर्राए से स्वर में कहा। वह आगे बढ़ाया, भयभीत आशंकित आंखों से चारों ओर देखा और फिर बोतल की टोकरियों के ढेर से सोडे की एक बोतल निकालकर पीने लगा। दूसरी बोतल उसने तीसरे व्यक्ति के हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दी। पियो यार, उन सालों को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तीसरा व्यक्ति, जो कम उम्र का निग्रो छात्र सा दिखता था, बोतल लेने में झिझक रहा था, किंतु फिर ना जाने क्या सोचकर उसने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और एक दूध पीते शिशु की तरह बोतल को दोनों हाथ से पकड़कर होठों से लगा लिया। एक लंबा घूंट लेकर उसने नंगी बाह से अपना मुंह पोंछा और बोतल मेरे सामने कर दी। यह तीसरी बार है जब मैं यहाँ आया हूँ। कल जिस बाबू ने काम देने का वायदा किया था, आज वह दिखाई नहीं दिया। कल भी ऐसा ही होगा। कोई नया बास्टर्ड आएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि हम आज रात आए थे। कल कौन आएगा? मैं तो इस तरफ झांकूंगा भी नहीं। डैम दीज। पहले व्यक्ति ने अपने ओवरकोट के बटन खोल दिए। इतनी गर्मी में ओवरकोट पहने था, इससे मुझे कुछ खास आश्चर्य नहीं हुआ। उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसे ढंग से ओवरकोट से जुड़ा था कि एक को दूसरे से अलग करना ही आश्चर्यजनक होता। वह एक लंबा हृष्ट पुष्ट व्यक्ति था। छोटी सी गोरी दाढ़ी थी, जिसके पीछे आंखें एक सूखी तिक्त बौखलाहट में झपकती रहती। बौखलाहट भी नहीं, एक अजीब सा नर्वस तनाव था जो अक्सर शिकार किए जाने वाले जानवरों में मिलता है। हॉलीवुड के विलेन सा उसका डिल डॉल अंधेरे में किसी भी अजनबी को काफी भयावह लग सकता था। हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नॉर्थ एंगटन के पुल पर आ गए थे। लंदन की डबल डेकर बस हमारे पास से गुजर गई। अगस्त महीने के पीले करारे पत्तों का रेला देर तक बस के पीछे भागता रहा। तीसरा व्यक्ति, निग्रो युवक, अब भी काफी उदास था और चुपचाप सड़क पर रखे आंखें झुकाए चल रहा था। लंदन में कब से हो? दाढ़ी वाले युवक ने बाद में, जिसे अपना नाम विली बताया था, निग्रो के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। वह चुप रहा। कहाँ से आए हो? दक्षिण अफ्रीका से हूँ। यहाँ पढ़ता हूँ। वह शायद बात को यहीं खत्म करना चाहता था। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और हम दोनों के आगे कर दिया। हमने धन्यवाद देकर आंखें मोड़ ली। यह उसकी आखिरी सिगरेट थी और अपनी भूखी लालसा के बावजूद हमें इतना शिष्टता थी कि उसे लेने से इनकार कर दे, किंतु यह शिष्टाचार अधिक देर तक ना चल सका।
कुछ देर बाद हम तीनों उसी सिगरेट्स को बारी बारी से पी रहे थे। सामने लंदन की रात थी, बोझिल, गंदली, शांत। वह शहर का एक उजाड़ कोना था और सड़क खाली थी, खाली लेकिन वीरान नहीं। पत्तों की सरसराहट, पुराने मकानों की बसी गंध, लगता था जैसे बीच में हम अनेक निष्प्राण चीजों को ठेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि बीच में हवा और लैंप पोस्ट के दायरे के अलावा कुछ भी नहीं था। तुम कहाँ जाओगे? वॉरेन स्ट्रीट, उसने कहा। पिछले 2 दिनों से आ रहा हूँ। अब तक 5 पॉप्स सिर्फ आने जाने में खर्च हो चुके हैं। इतने पैसे से तो मैं टेनिस खेलने जा सकता था। उस समय टेनिस खेलने की चर्चा काफी विचित्र जान पड़ी। उसके चेहरे से भ्रम होता था कि पिछले कई दिनों से उसे भर पेट खाने को नहीं मिला है। मेरे दोस्त को काम मिल गया है, निग्रो छात्र ने तनिक उत्साहपूर्वक कहा। हम दोनों साथ रहते हैं। कल शायद वो मुझे कुछ सीलिंग उधार दे सकेगा। डैम हिम इफ इफ ही वॉजंट, विली ने अजीब खींचे स्वर में कहा। मैं तो कल किसी हालत में नहीं आऊंगा। प्लीज कम टुमारो। मैनेजर की नकल उतारते हुए उसने मुंह सिकोड़ लिया। टुमारो भी डैम, तुम कल आओगे? उसने पहली बार मेरी ओर उन्मुख होकर पूछा। शायद आऊंगा, मुझे जानबूझकर उससे कुछ अधिक खिजाने के लिए कहा। उसके इस समय कल की बात करने से मुझे काफी अफसोस हुआ था। साले कितना देते हैं? 2.5 पाउंड, निग्रो छात्र ने कहा। हर सुबह? हाँ, हर सुबह। आधी रात का समय चाय और सैंडविच भी देते हैं, मेरा दोस्त बता रहा था। कल मैं और वे संग आए थे, उसे ले लिया था, मैं रह गया था। निग्रो था? नहीं, वह बर्मी है। और आप? विलीस ने संदिग्ध भाव से मेरी ओर देखा, जैसे अपनी नजरों से मुझे तौल रहा हो। क्या जापानी हैं? मैंने सिर हिला दिया। इतनी सी बात पर उसका प्रतिवाद करना मुझे निरर्थक जान पड़ा। कुछ देर तक हम चुपचाप ट्यूब स्टेशन की ओर चलते रहे। जब कभी गर्म हवा का झोंका आता हम सिहर जाते, तब हमारी भूख अपने सब पैबंद तोड़कर उघड़ जाती। लगता जैसे हवा लैंप पोस्ट के पीले मध्यम आलोक को तोड़ जाती हो, तोड़कर अपने संग बहा ले जाती हो। गर्मी काफी है, पिछले 4 साल से ऐसी गर्मी नहीं देखी। पिछले 5 साल से लंदन में हो? शायद ज्यादा। तब से कई काम कर चुका हूँ, अब ज्यादा नहीं रहूंगा। क्या आप वापस घर जाओगे? विली ने पूछा। घर? निग्रो छात्र जॉर्ज के स्वर में एक सूना सा खोखलापन उभर आया, मानो घर शब्द बहुत विचित्र हो, जैसे उसने पहली बार उसे सुना हो। मैं चाहता था यहीं रहूं, लेकिन वे हमें चाहते नहीं। वे? आह, विली ने कहा। वे? अनायास हमने चारों ओर देखा, कोई भी ना था। हालांकि वे हर जगह हर समय संग थे, हमारे बाहर उतने ही जितने भीतर। तुम यहीं थे जब जॉरिंग हिल में फसाद हुआ? विली के सफेद दांत चमक उठे। नहीं, तब मैं लंदन नहीं आया था, मैं वहीं रहता हूँ। 3 दिन तक अंग्रेज लड़की ने के घर छिपा रहा था, जब वे एक एक निग्रो को चुनकर लिंच कर रहे थे। मैं उस सफेद होरो के संग सोता रहा। उसने सोचा था मैं उसे चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसे उसके बाद देखा तक नहीं। उसे नहीं मालूम मैं बदला ले रहा था उसकी सफेद चमड़ी के संग, और उसने हाथों से इशारा किया, अश्लील उतना नहीं जितना जुगपुक्साए। दूर कारखानों के धुएं पे परे ट्यूब स्टेशन की बत्तियां चमक रही थी। लगता था जैसे धरती का कोई टुकड़ा अचानक बीच से फट गया हो और उसके नीचे से हीरो की चमचमाती झालर ऊपर निकल आई हो। तुम यहाँ पढ़ते हो? हाँ, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में काम करता हूँ। पहले डांस के लिए जाता था, जॉर्ज ने कहा। उसका स्वर भी काफी उदास था, जैसे काम न मिलने का दुख अभी पूरी तरह ना मिटा हो। कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं जाते यार? विली ने कहा।
मेरा एक दोस्त जर्मनी गया है, वहाँ नौकरियों की कमी नहीं। सुना है वहाँ लड़कियाँ काले रंग के पीछे भागती हैं, सिर्फ इशारा करने की देर है। शायद पिछली लड़ाई की वजह से, जॉर्ज ने कहा। कुछ साल पहले मेरे फादर वहाँ गए थे। कहते थे कहीं आदमी नजर नहीं आते, हर तरफ औरतें। ओह, हाउ आई विश फॉर अनदर वॉर, अनदर एंड अनदर, विली ने कहा। जॉर्ज ने आश्चर्य से विली की ओर देखा, फिर मेरी ओर। वह शायद कुछ कहना चाहता था, किंतु फिर कुछ सोचकर उसने सिर्फ सिर हिला दिया, कहा कुछ भी नहीं। और शायद यह भी ठीक भी था। लंदन की उस खामोश गर्म रात में वॉर बहुत दूर की चीज लगती थी, अर्थहीन और हास्यास्पद। उस पर बहस करना कोई भी मानी नहीं रखता था। हुआ भी यही। हम बहुत जल्द विली की बात को भूल गए। उसके बाद हम देर तक अलग अलग देशों की लड़कियों के बारे में बातें करते रहे। लगता था जैसे पुरानी भूख के भीतर से एकाएक नई भूख जाग गई हो। मैं स्पेन जाना चाहता था। उधर की लड़कियां, आह पैशन। लेकिन सालों ने वीज़ा नहीं दिया। अपने देश की कुंवारियों की वर्जिनिटी का उन्हें बहुत ख्याल है। स्पेन, किसी किसी ने जैसे कुछ बहुत पुरानी राख कुरेद दी हो। तुम गए हो? मैं जाना चाहता था बहुत पहले, सिविल वॉर में, जब मैं बहुत छोटा था। सिविल वॉर हमारे देश में शायद। और जॉर्ज अचानक चुप हो गया। उसके घुंघराले बालों पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। आई डोंट लाइक सिविल वॉर, विली ने कहा। हमारी बात फिर वहीं पर अटकी थी, बेगाटेल की उस गोली की तरह जो चारों ओर घूमकर फिर एक ही छेद में आ फंसती है। हमारी उस सब बातों का कोई वास्ता नहीं था। वह लंदन की बहुत खामोश और गर्म रात थी, और वॉर बहुत दूर की चीज लगती थी। रास्ते के दाईं ओर एक पुरानी टर्बन से हंसी और संगीत के मिला जुला स्वर बहज आता था। टर्बन के पीछे गली गली के अंधेरे कोने में दो छायाएं एक दूसरे से लिपटी हुई बार बार हिल उठती थी। ऊपर उठी हुई स्कर्ट के नीचे एक सुडौल नंगी टांग रह रहकर कांप जाती थी, और फिर टटोलते हुए विहल हाथों के नीचे भीग जाती थी। चलो कुछ बियर पी जाए। बिना कुछ पिए मैं ठीक से सो नहीं सकता, विली ने कहा। मुझे हल्की सी दुविधा हुई। मेरे जेब में आखिरी 2 सीलिंग पड़े थे, जो मैंने ट्यूब के लिए बचा रखे थे। जॉर्ज का हाल ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई दिया। विली के प्रस्ताव को सुना अनसुना किए वह अंधेरे में सीटी बजा रहा था। विली शायद समझ गया। जॉर्ज के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं है। यहाँ के लोग मुझे जानते हैं। एक जमाने में मैं यहाँ अक्सर आता था। जॉर्ज की उपेक्षा भाव अचानक मिट गया। एक अजीब बचकानी सी खुशी चेहरे पर फैल गई। मैं थोड़ी सी जिन लूंगा। आशा है कल मेरा मित्र कुछ सीलिंग उधार दे सकेगा। हमारे पांव पब की ओर मुड़ गए। दरवाजा खोलते ही आवाजों के एक गर्म उफनते रेले ने हमें अपने में समेट लिया। धुएं की गुंधती उछलती एक दूसरी सी छिलती आवाजें, जो कहीं निस्तार न पाकर गंदले उबलते पानी की तरह एक ही गड्ढे में इकट्ठी होती आई थी। रोशनी थी, मध्यम धुएं के घेरे में घिरी, जिससे किसी एक चेहरे को पहचानना, उसे दूसरे से अलग कर पाना असंभव था। नीचे बेसमेंट था। कुछ सीढ़ियां उतर कर कभी कभार नाचते हुए जोड़ों की छायाएं जीने पर गिरती जाती थी, कभी बेडौल और लंबी, कभी इतनी छोटी कि लगता जैसे पारदर्शी जले तले मछलियां ऊपर उठती हों और दूसरे क्षण भी डूब जाती हों। हम कोने की मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। विली कुछ देर बाद बियर की 3 बोतलों और ग्लास ले आया। हम पीने लगे। पहले मैं यहाँ काम करता था, कुछ महीने रहा, फिर मन उब गया। इस पब का मालिक इटालियन है, बुरा नहीं है, लेकिन डरता बहुत है। इस तरफ आया तो तुमसे मिलवाऊंगा, विली ने कहा। काफी टिप मिलता होगा। अंग्रेज ज्यादा नहीं देते, बहुत हुआ तो 6 पेनी। लेकिन कॉन्टिनेंट से जो टूरिस्ट आते हैं उनकी बात दूसरी है। दिल उनका खुला होता है, लेकिन बेवकूफ़ वे भी होते हैं। मुझे अब कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूँगा, जॉर्ज ने कहा।
भीतर की गांठें बीच बियर ने रास्ता बनाया। जहां पहले बंद सिंकाचा था, वहां अब फड़फड़ाते हुए पंख थे, उड़ने को आतुर। मैं अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा, विली ने कहा। मेरा दोस्त जर्मनी में है, हो सका तो एक दिन वहां जाऊंगा। विली ने ग्लास खत्म कर दिया, फिर उसे मेज पर उल्टा कर दिया। एक भी बूंद नहीं गिरी। बियर का झाग दाढ़ी पर छितर आया था, जैसे रेत के कण हो, गीले और सफेद। मैं जर्मनी को नहीं सहन कर सकता, जॉर्ज ने कहा। देयर इज रियल लाइफ। हर कोने पर जवान लड़कियां खड़ी रहती हैं, विली ने कहा। मैं जर्मनों को सहन नहीं कर पाता, जॉर्ज ने फिर कहा। मैं हंसने लगा। जॉर्ज ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत निरीह सी हो पाई थी। सब लोग एक जैसे ही हैं, विली ने कहा। लेकिन वे लोग, जॉर्ज ने इशारा किया बाहर की ओर, दरवाजे के बाहर, जहां महज अंधेरा था। वे लोग भी, सिर्फ तुम डरते हो, विली ने कहा। एक पल के लिए जॉर्ज का हाथ, जो ग्लास पर टिका था, सिहर गया। यू आर अ रॉटर, जॉर्ज ने कहा। उसके स्वर में कुछ रहा होगा जो विली का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। देखो, मैं काफी बुरा आदमी हूँ। इस लफ्ज को दोबारा मुंह पर कभी न लाना। ओह, सचमुच? जॉर्ज की आवाज कांप रही थी, जैसे वह हवा में लटकी सी रस्सी पर चल रही हो और नीचे गड्ढा हो जहां वह कभी भी फिसल सकती है। प्रेस, यू आर अ रॉटर। विली ग्लास लेकर अचानक खड़ा हो गया, जैसे यहाँ कोई खेल हो और नियम के अनुसार उसे खड़ा होना हो। एक बार फिर कहो। उसका ग्लास जॉर्ज के सिर के पास सरक आया। कांच पर चिपकी बियर का फेन रोशनी में चमक रहा था। जॉर्ज की अंधमुंधी आंखें उस पर उठाई। यस, यू आर अ रॉटर, ऑल राइट। ग्लास तले उसका सिर हिल रहा था। आदमी का सिर पूरे धड़ से अलग होकर केवल धुनी पर इस तरह कांप सकता है कि मुझे काफी हास्यास्पद सा लगा। विली ने गहरे विस्मय से उसकी ओर देखा और फिर हंसने लगा। शायद तुम ठीक हो। मे बी आई एम। वह फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। हमने ज्यादा नहीं पी थी, सिर्फ किसी ने हमारे इर्द गिर्द एक भयावह सा फंदा डाल दिया, जिसे छूते ही खून बहने लगता था। कुछ देर बाद पब का मालिक हमारी मेज के पास आकर खड़ा हो गया। गोल मटोल देह, किंतु काफी सुगठित, रंग काफी पीला। छोटे से माथे पर तेल से भीगे स्याही घुंघरेले बाल झुक आए थे। और चाहिए? उसने मुस्कुराते हुए विली की ओर देखा। अभी है, बाद में, विली ने कहा। उसके स्वर में पहले सा तनाव नहीं था। हालांकि तिरस्कार का स्पर्श हमसे छिपा नहीं रह सका। यह मेरे दोस्त हैं। इटालियन ने हमारी ओर देखा, किंतु उसकी आंखों में कोई उत्सुकता नहीं जगी। विली हमारे यहाँ काम करता था। उसने गर्व से विली की ओर देखा, मानो उसे हम लोग विली की तुलना में काफी तुच्छ जान पड़ रहे थे। काफी देर से हो? उसने पूछा। जॉर्ज चुप रहा। ईश्वर भला करे, उसका सिर अब नहीं कांप रहा था। मैं खाली ग्लास से खेल रहा था। मेरे हाथ रुक गए। सिर्फ कुछ दिन, मैंने कहा। Isn't it fine? Yes, it is fine, मैंने कहा। कोई काम? यह मेरी कमीज के कॉलर को देख रहा था। न जाने कितने देशों की धूल उस पर जमी थी। अभी कुछ नहीं। विली को काम मिल सकता है, लेकिन यह एक जगह टिकता नहीं। उसने विली की ओर देखा, कुछ प्यार से, कुछ उलाहने से। मैं तुम्हारे यहाँ रह सकता था, सिर्फ तुम, विली ने कहा। इटालियन का चेहरा अचानक क्षुब्ध सा हो गया। तुम जानते हो, उसने कहा। आह, विली ने कहा। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। बहुत गर्मी है, जॉर्ज ने कहा। तुम जानते हो, इटालियन ने बहुत आग्रह से कहा। ना, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अभी डांस करूंगा। विली ने अपनी कुर्सी पीछे ठेल दी और उठ खड़ा हुआ, किंतु इटालियन ने झपट कर उसे कंधों से पकड़ लिया। उसकी आंखें सहसा आक्रांत सी हो उठी। विली की लंबी पतली देह के सम्मुख उसका ठिगना गेंदनुमा शरीर एकाएक बहुत दयनीय सा दिखने लगा। विली, तुम जानते हो, यहाँ पर
विली ने धक्का देकर झटके से अपना कंधा छुड़ा लिया। उसकी पीठ हमारी मेज के सहारे टिकी हुई थी। जॉर्ज ने बियर की बोतल को हाथों में पकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा जैसे हम किसी जहाज के डगमगाते डेक पर बैठे हों। ऑर्केस्ट्रा शुरू होते ही पब के अलग अलग कोनों में लड़के लड़कियां बेजोड़ बेसमेंट की सीढ़ियों पर उतरने लगे थे। इटालियन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वह सिर्फ हवा में ताक रहा था। विली कहीं भी नहीं था। उसका खाली ग्लास हमारी मेज पर रखा था। जॉर्ज ने बोतल को हाथ में उठा लिया। उसकी हथेली के पसीने की पूरी छाप कांच पर एक सफेद धब्बे की तरह अंकित हो गई थी। इटालियन ने हमारी ओर देखा। लगा जैसे वह हमें पहचान न पा रहा हो। फिर अवश भाव से दोनों हाथ फैला दिए। पागल है नहीं। हम चुप रहे। उस समय वहां कुछ था जिसका हमसे कुछ संबंध नहीं था, जिसका म्लान छाया चुपचाप हमारे बीच आ सिमटी थी। वह भारी थके कदमों से काउंटर की ओर मुड़ गया। बहुत गर्मी है, जॉर्ज ने कहा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों? मुझे अचानक खींच सी हो आई सब पर। 1.5 सीलिंग है मेरे पास। इसमें लागर आ सकती है? उसने पूछा। मैं विली के खाली ग्लास को देख रहा था। कहाँ हो सकता है? मध्यम रोशनी के नीचे जूतों के सैंडलों की खटाखट, इर्द गिर्द टूटती बेसकल आवाजों का सैलाब फैल गया, जिसके एक छोर पर हम थे। एक मेज, जॉर्ज, लागर के 2 ग्लास, सब कुछ वैसा ही था जैसे हमने पहले पहले देखा था। सिर्फ अब एक कुर्सी खाली थी। शायद वह नाराज था। मैं अपने को रोक नहीं सका। जॉर्ज ने कहा, तुमने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैं अपने को रोक नहीं सकता। उसने मेज पर पड़ा मेरे हाथ जोर से पकड़ लिया। मेरी उंगलियां उसकी हथेलियों तले चिपचिपाने लगी। तुम्हें नहीं मालूम, मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है। जब मैं पहले पहले लंदन आया था और बेकार नहीं था तो मैं हर रोज बॉक्सिंग के लिए जाता था। लेकिन मैं आज तक एक बार भी नहीं जीत सका हूँ। सुनते हो? एक बार भी नहीं। मुझ में एक अजीब तनाव सा फैलने लगा है। मैं प्रतीक्षा करता हूँ कुछ लम्हों तक कि दूसरा आदमी मुझे हिट करे, और जब वह नहीं करता तो मेरा खून खौलने लगता है। मैं आने वाले खतरे का मुंह नहीं जो सकता। ठीक मौका आने से पहले ही मैं अंधाधुंध टूट पड़ता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ ये गलत है कि लड़ना इस तरह नहीं होता, और इसलिए मैं घर से भाग कर यहाँ आया हूँ। मैं अपने पिता की तरह प्रतीक्षा नहीं कर सकता। और वह तुम्हारे पिता किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका माथा लॉगर के ग्लास के पीछे छिप गया। मैंने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। वह पसीने में भीगा था। मैं उसे अपने पास ले आया जैसे वह कोई पालतू चीज हो। उंगलियों से गुथा हुआ एक सफेद मांस का लोथा, उसके ऊपर भूरे बाल, बहुत से बाल जो उसके स्पर्श से अभी तक दबे थे। और मैंने सोचा, हम सचमुच कितनी कम बार अपने हाथों को इस तरह देखते हैं जैसे वे हैं, जैसे वे असल में हैं, और तब भ्रम होता है कि वह चीज़ उनकी पकड़ में आएगी, वह हमारी नहीं हो सकती। जानते हो मैंने विली को रॉटर क्यों कहा? इट इज़ नथिंग। मैं उसके चेहरे को सीधी आंखों से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि असल में मैं खुद एक हूँ। मैंने अभी तुमसे कहा था कि मैं अपने पिता की बहुत कद्र करता हूँ। हालांकि यह उसने मुझे कभी नहीं कहा था। तुम उन्हें नहीं जानते। वह जीवित भी हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। वे उनके पीछे थे। वे कौन? वे एक बहुत ही ठंडा आतंक, सांप की कुंडली सा उसकी आंखों में बैठ गया था। तुमने कभी नहीं देखा। उसने मेरे हाथ को अपनी हथेलियों में बहुत ही सख्ती से जकड़ लिया। उसके काले चेहरे और सिर्फ सफेद दांत नजर आ रहे थे, एक कान से दूसरे कान तक खिंचे हुए, और मैं समझ नहीं सका कि वह हंस रहा है या सिर्फ भूले क्षण में उसके दांत खुद ब खुद खुले रह गए हैं। मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, एंड फॉर दैट आई हेट हिम। आई हेट हिम लाइक हेल।
हम चुपचाप पीते रहे। मेरे आगे घड़ी की डायल थी जिसे मैंने पहली बार देखा था। मैं सोचता हूँ मुझे एक सिगरेट पीनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने लंबी मुद्दत से सिगरेट नहीं पी। तुम क्या सोचते हो? उसके स्वर में बच्चों का सा आग्रह है। कुछ भी तो नहीं। यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम्हारी जगह पर? मैं हंसने लगा। मुझे आज तक यह भी नहीं मालूम कि मुझे अपनी जगह पर क्या करना चाहिए, लेकिन तुमने अवश्य निर्णय कर लिया होगा अपना देश छोड़ने से पहले। शायद बचने के लिए। किससे बचने के लिए? अपने देश के लोगों से, शायद और चीज़ों से भी जो अब मुझे याद नहीं। और तब उस क्षण मुझे लगा कि ज़्यादा पीना शायद संभव नहीं होगा। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, खाली अतड़ियों को लाकर भिगो रही थी। एक नीली हरी सी धुंध कहीं भीतर से रास्ता टटोलती हुई हर उस खिड़की के आग को जमा हो गई थी जहां से मैं बाहर देख सकता था। वहां घड़ी की डायल थी, बहुत सफेद, हवा में डोलते हुए बहुत पुराने मुर्दे की मनींद, जो ना जाने कब से मेरे संग घिसट रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो? मुझे यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ। मैं हंस रहा हूँ, और जब मैंने जान लिया कि मैं हंस रहा हूँ तो फिर आने को रोकना बेमानी सा लगा। क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ याद आ गया था, मैंने टहलते हुए कहा। याद मुझे कुछ भी नहीं आया था। क्या याद आ गया था? वह मुझ पर झुक आया, जैसे अभी गले लटक जाएगा। बताओ, क्या याद आ गया? जानते हो, 3 दिन पहले मैं जेल जाने वाला था। मैं बाल बाल बच गया। असह दबाव तले कोई भी चीज याद की जा सकती है, और मुझे सचमुच 3 दिन पहले की एक घटना याद हो आई। हाँ, सचमुच मैं बाल बाल बच गया। मुझे इस तरह के मुहावरे बहुत पसंद हैं, और मैं उन्हें मौके बेमौके दोहराता रहता हूँ। जानते हो, लंदन में मैं अपने दोस्त के घर ठहरा था। पिछले कुछ दिन से उसकी गर्लफ्रेंड फिनलैंड से उसके संग रहने आई थी। कमरा एक ही था, इसलिए मैं बाहर रहता था। मैं दिन भर म्यूजियम या लाइब्रेरी में रहता और रात को सोने के लिए न्यूज स्टैंड चला जाता। हर रोज नियत समय पर मेरा मित्र मुझे कुछ सीलिंग दे जाता था। उस शाम किसी कारणवश वह मेरे पास नहीं आ सका। मेरे पास सिर्फ 10 पेनी बचे थे। दिन भर म्यूजियम में बैठे भूख का कुछ पता नहीं चला, लेकिन रात होते होते मैं अपने को नहीं रोक सका। उस समय तक किंग क्रॉस के सस्ते रेस्टोरेंट बंद हो चुके थे, और बस में बैठकर शहर के सेंटर में जाने की सामर्थ्य नहीं थी। मैं काफी देर तक वॉरेन स्ट्रीट स्टेशन पे के इर्द गिर्द बदहवास सा घूमता रहा। आखिर में एक ग्रीक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, जो ऊपर से काफी सस्ता दिखाई देता था। आलू के चिप्स और टोस्ट का ऑर्डर देकर मैं भीतर बैठ गया। तुम जानते हो, ये चीजें सबसे सस्ती होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 पेनी। मैं काफी निश्चिंत था। कुछ देर बाद अनायास मेरी निगाह सामने दीवार पर जा पड़ी, प्राइस लिस्ट पर, जिसने शुरू में घबराहट के कारण मैं नहीं देख सका था। टोस्ट और चिप्स का दाम 1.5 सीलिंग था, और मेरे पास 10 पेनी से आधी पेनी भी ज्यादा नहीं। फिर जानते हो मैंने क्या किया? मैं एकदम खड़ा हो गया। इस तरह मैं जॉब के सन्मुख खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, गुड इवनिंग। अरे बाहर कैसे खड़े हो? और मैं सचमुच चिल्ला रहा था, जॉर्ज के मुंह पर। होटल का मालिक उत्सुकता में मेरी ओर देख रहा था। मेरा एक दोस्त बाहर खड़ा है, उनसे मिलकर अभी आता हूँ। टोस्ट और चिप्स की प्लेट मेज पर छोड़कर मैं आगे बढ़ा, दरवाजे की तरफ, बिल्कुल सधे कदमों से। इस तरह, और मैं सचमुच चल रहा था, मेजों के बीच, और दरवाजा पार करते ही, तुम जानते हो, मैंने फिर मुड़कर कभी नहीं देखा। मैं फिर मुड़कर जॉर्ज के पास आ गया। लॉगर का एक लंबा घूंट पीकर मैं बैठ गया। मैं बहुत देर तक भागता रहा। और वह तुम्हारे पीछे था? नहीं। हंसी की बात तो यही है कि वह मेरे पीछे नहीं था। और फिर भी मैं एक अंधेरी गली से दूसरी अंधेरी गली में भागता रहा। और देखो, मेरी जेब में 10 पेनी बच गए थे, हालांकि मेरी भूख बिल्कुल मिट गई थी। तुम भी खूब हो, जॉर्ज ने हंसते हुए कहा।
मुझे काफ़ी खुशी है कि वह हंस रहा है। मेरा मित्र और उसकी प्रेमिका भी इसी तरह हंसने लगे थे जब दूसरे दिन मैंने यह घटना सुनाई थी। हालांकि मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि लोग, विशेषकर वे लोग जिन पर ऐसी घटनाएं बीतती हैं, बाद में किस तरह आसानी से उन्हें हल्का सा रंग दे देते हैं। क्योंकि देखो, उस घड़ी में, बिल्कुल उस घड़ी में जब घटना सचमुच घट रही होती है, वो आदमी कितना बदहवास सा हो जाता है। बगलों से ठंडे पसीने टपकते हैं, कमीज से चिपक जाता है और भीतर विहल सी कतराती भर उठती है। बावजूद हमारी उम्र के, बावजूद हमारे अनुभव के, मैं तो जानता हूँ कि उस रात जब मैं 10 पेनी जेब में दबाकर अंधेरी सड़क पर भाग रहा था, तो कोई बार बार मुझसे कह रहा था, यू फकिंग फूल, यू इडियट, यू। तुम भी कमाल हो, जॉर्ज ने कहा। जब उसने तीसरी बार यही बात कही तो मुझसे नहीं बैठा गया। आंखों आंख आंखों के आगे घड़ी का डायल फिर घूमने लगा और मैं टॉयलेट की तरफ बढ़ा। टॉयलेट नीचे बेसमेंट में था। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। मुझे डर था कहीं सीढ़ियों पर कुछ हो ना जाए। मैंने मुंह पर हाथ रख लिया और बहुत रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगा। हुआ कुछ भी नहीं, न सीढ़ियों पर न वॉश बेसिन में। फिर, जिस पर मैं देर तक झुका रहा था, इस इंतजार में कि कुछ बाहर आएगा, और जब घड़ी की सफ़ेद डायल नहीं घूम रही थी, मैंने पंप खोल दिया ताकि मैं निश्चिंत होकर एक एक चीज़ याद कर सकूं और अपनी आवाज़ ना सुन सकूं। रात की इस घड़ी में मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे इस सिलसिले से ब्यौरेवार हर चीज़ याद करनी चाहिए, जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे कोई बड़ा सत्य इस पर निर्भर हो। ब्यौरेवार, यह शब्द मुझे जच गया और मैं बार बार इसे ज़बान पर फेर रहा था, क्योंकि मैं कितनी देर तक चीज़ों को याद करने का बजाय यही दोहराता रहा कि मुझे हर चीज़ ब्यौरेवार याद करनी चाहिए। टॉयलेट से बाहर आया तो पांव ठिठक से रह गए। नाचते हुए जोड़ों के भंवर में मैं घिर गया था। लोग धक्का देकर आगे निकल जाते थे और मैं कभी दाएं, कभी बाएं, कभी कुटपुतली की तरह घूम जाता था। जब कभी अपने पांव जमाने का यत्न करता तो डांसिंग फ्लोर पैरों तले सिकुड़ने लगता और लगता जैसे मैं बहुत तेजी से घूमते हुए लट्टू पर खड़ा हूँ। तभी मुझे अपने कंधों पर एक अजीब सा बोझ मालूम हुआ। तुम यहाँ हो? बिली की दाढ़ी मेरे माथे को छू रही थी। और जॉर्ज? वही है, मैंने ऊपर की ओर इशारा किया। जिस लड़की के संग वह नाच रहा था, उसका चेहरा उसके सीने तले छिप गया था। सिर्फ उसके ब्लॉन्ड बाल दिखाई दे रहे थे। तुम आओगे नहीं? तुम्हारी लॉगर, मैंने कहा। आऊंगा। तुम नाचोगे नहीं? इस बार लड़की ने चेहरा ऊपर उठाया। उसके नंगे कंधों पर पाउडर के हल्के निशान थे और उसने सस्ती छीट की समर स्कर्ट पहनी रखी थी। होठों पर पसीने की बूंदें थी जो शायद देर तक नाचने के कारण लिपस्टिक के ऊपर छितरा आई थी। भीड़ में खड़े रहना असंभव था। वह मेरे नज़दीक ही बहुत धीमे कदमों से नाचने लगे थे। एक बहुत तंग घेरे के भीतर कभी विली का सिर मेरे पास सरक आता, कभी लड़की के ब्लॉन्ड बाल। कैसी है? विली ने धीरे से उसके बालों को झिझोड़ दिया। वह हंस रही थी। यह बहुत खराब है ना? उसने हंसते हुए कहा, और पहली बार मुझे लगा जैसे उसकी आंखें सोती जागती गुड़िया सी हैं, जो सिर के पीछे बहुत ही मूंद जाएंगी और सीधा होते ही खुल जाएंगी। नाचोगे? मे बी विद हर, विली ने कहा। तो आपने सुना, यह था इस कहानी का पहला भाग, लंदन की एक रात। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। हम जल्द ही लौटेंगे इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग के साथ। धन्यवाद।